हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट आईज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हमारी श्रृंखला चली आ रही है सोशियोलॉजी की, तो आज हम यूनिट 4 का आखिरी टॉपिक करेंगे। और हम हमारी चैनल में वो सिर्फ नए टॉपिक ही कराने जा रहे हैं पेपर 2 पार्ट बी के। तो यूनिट 5 जो आपकी पुरानी है उसमें हम नवीन शिक्षा नीति पढ़ाएंगे, है ना, वो चीज़ पढ़ाएंगे। और उसके अलावा आप पुरानी बुक से रेफर कर सकते हैं। तो आज का हमारा 4th यूनिट का आखिरी टॉपिक है, जिसमें विभिन्न अवधारणाएं हैं, मृत्यु दर, प्रजनन क्षमता और लिंग संरचना, है सेक्स कंपोजिशन, एमएमआर, आईएमआर और फर्टिलिटी रेट, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, आप सबको पता होगा कि पिछला जो लेक्चर था हमारा वो किस पर था। वो जनसंख्या पर था। किस पर पढ़ा था हमने? जनसंख्या पर। अब जनसंख्या के लिए हमने आंकड़े एकत्रित किए, हमने डेटा एकत्रित किया, डेटा कलेक्ट किया। अब इस डेटा से बहुत सारे क्या निकलते हैं? कंक्लूजन। अब डेटा को क्या करोगे आप? उससे कुछ निर्णय तो निकालेंगे ना। डेटा से क्या होता है? डेटा से हमको पता चलता है कि हमारे यहाँ क्या प्रजनन क्षमता है, क्या हमारे यहाँ फर्टिलिटी रेट है। फर्टिलिटी रेट मतलब क्या? कि एक महिला के द्वारा, एक वुमेन के द्वारा अपने जीवन काल में या अपनी जन्म जन्म अवस्था में जो बच्चे जन्म देने की अवस्था होती है, साधारणतः भारत में 15 से 49 वर्ष के बीच में माना जाता है कि महिला या वुमेन फर्टाइल होती है ना। यह आपकी शिशु को धारण करने की क्षमता जो होती है, शिशु धारण क्षमता, वह 15 से 49 वर्ष है, 15 से 49 ईयर्स, है ना। इसके बीच तो प्रजनन क्षमता कितनी है, कितने बच्चों को जन्म दे रही है, मृत्यु दर क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। तो इससे हमारे देश में मातृत्व मृत्यु दर क्या है, एमएमआर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, नवजात मोर्टेलिटी रेट एनएनएमआर, है ना, आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु बच्चे मृत्यु दर, तो सीएमआर, 4-5 प्रकार के एमआर है, वो भी पढ़ेंगे हम। तो ये सब अवधारणाओं का पता हमको पता चलता है जनगणना से। समझ गए बात? बेसिक बात क्या है कि हमने जो डेटा कलेक्ट किया सेंसस के दौरान, उस सेंसस के दौरान फिर हमको इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। ये सारी चीज़ें हमको बताती हैं कि हमारे समाज की असल समस्या क्या है, हमारे समाज में क्या समस्या है। ये हमें हमारी समाज की समस्याएं बताता है, समस्या बताता है, स्वास्थ्य संकेतक के बारे में बताता है, हेल्थ इंडिकेटर्स बताता है। अब आपसे पूछ लेंगे कि ये जो विभिन्न अवधारणा, इनका क्या महत्व है? तो यही महत्व है ना, कि हमारे समाज में क्या समस्या है, महिलाएं की ज्यादा मृत्यु हो रही है कि बच्चों की ज्यादा मृत्यु हो रही है, कुपोषण की स्थिति क्या है, लोग कितना जी रहे हैं, अगर लोग कम जी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं, ज्यादा जी रहे हैं तो उसके क्या अच्छे कारण है ना। तो वो सारी चीजें पता चलती हैं। स्वास्थ्य संकेतक बताते हैं, हमें प्लानिंग कैसी करनी है इसके बारे में पता चल जाता है। किस स्टेट की स्थिति खराब है, तो स्टेट वाइज नीतियां भी बना सकते हैं हम, है ना। हमको किस सेक्टर पे फोकस करना है, तो फोकस एरिया भी हमको डिसाइड हो जाते हैं। तो ये सब इसका फायदा है, इन सब अवधारणाओं का। तो कम समय खराब करते हुए अपन चलते हैं हमारी पहली लाइन पर। पहली है फर्टिलिटी, प्रजनन क्षमता, है ना। फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता, प्रजननता, हिंदी में बोले तो प्रजननता या प्रजनन क्षमता। इसका मतलब क्या होता है? जनसांख्यिकी में प्रजनन क्षमता से आशय महिला के एक समूह के वास्तविक जन्म प्रदर्शन या कुल जनसंख्या में या प्रसव के लिए तैयार जनसंख्या में जन्मों की सापेक्ष आवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये तो बुकेश परिभाषा है, लेकिन आपको साधारण भाषा में क्या लिखना है कि एक महिला के द्वारा अपने जीवन काल में या प्रजनन काल में, प्रजनन काल कितना होता है? 15 से 49 वर्ष। अपने प्रजनन काल में बच्चों को जन्म देती है, या एक महिला अपने प्रजनन काल में जितने बच्चों को जन्म देती है वह उसकी क्या कहलाती है? जन्म प्रजनन दर कहलाती है, प्रजनन क्षमता कहलाती है।
है ना, प्रजनन दर कहलाती है, प्रजनन क्षमता कहलाती है। तो यह उसकी वो कहलाती है प्रजनन दर या प्रजनन क्षमता। आपको समझ में आया कि अपने प्रजनन काल में, प्रजनन काल महिलाओं को जनरली कब से माना जाता है, जब से उनके मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं। जैसे ही मासिक धर्म शुरू होते हैं तो महिलाओं में या कन्याओं में गर्भधारण की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। और उस गर्भधारण की क्षमता कितनी होती है, 15 से 49 वर्ष, है ना। ऋतु चक्र जब ऋतु क्रिया जब प्रारंभ होती है, मासिक चक्र प्रारंभ होता है, तब से मानी जाती है। और फिर 49 वर्ष की उम्र तक वो प्रक्रिया खत्म होने लग जाती है और फिर वो गर्भधारण की क्षमताएं नहीं बचती हैं। ठीक है ना। तो ये सिंपल सी प्रक्रिया है, ये सिंपल प्रजनन क्षमता की परिभाषा है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलिटी, प्रजननता का क्या महत्व है, क्यों जरूरी है बच्चे पैदा करना। आप खुद सोचिए कि लोग क्यों बच्चे पैदा करते हैं। आजकल तो कितने महंगे महंगे इलाज होते हैं ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, 3 पेरेंट बेबी, माइट्रोकॉन्ड्रिया, सरोगेसी, कितने प्रकार के इलाज, है ना। क्यों करते हैं, क्यों जरूरत है प्रजननता की, बच्चों को संतानें क्यों चाहिए, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण क्या, कि ये हमारी जनसंख्या में वृद्धि करती है। सही बात है, जनसंख्या वृद्धि होती प्रजननता से। जब एक परिवार को उसकी आने वाली संतानें होंगी तो प्रजननता होगी, जनसंख्या में वृद्धि दिखाता है। दूसरा, सामाजिक जीविका, सोशल सब्सटेंस, यही चलती है। समाज में जो आगे बढ़ने की गति है वो प्रजननता से होती है। साथ ही साथ प्रजननता से निर्धारित होता है कि समाज विकसित है या विकासशील है। अगर कम बच्चे पैदा कर रही हैं महिलाएं तो वह विकसित समाज है। ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं वो विकासशील या अल्प विकसित समाज है, क्योंकि वहाँ बच्चे सिर्फ आर्थिक संसाधन या आर्थिक पूंजी माने जाएंगे, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। यह बात समझ में आई। तीसरा, आर्थिक प्रभाव पड़ता है, नीति और योजना। आर्थिक प्रभाव क्या, ज्यादा बच्चे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि परिवार ज़्यादा बच्चे पैदा करवा रहे हैं, प्रजनन दर से पता चल जाएगा कि महिलाओं की प्रजनन क्षमता ज़्यादा है, वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो उन पर इकोनॉमिक बर्डन ज़्यादा होगा। तो हम उस प्रकार की नीतियाँ बनाएंगे, सोशल वेलफेयर की नीतियाँ बनाएंगे, है ना, कि उनका सबका सामाजिक कल्याण हो। मानव को मानव होने के नाते जो भी अधिकार है उनका, संपत्ति पर, खाने पर, कपड़े पर, रहने पर, वो सब नीतियाँ हम आसानी से बना पाएंगे। ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद नीति और योजना, है ना, ये भी बना सकते हैं अगर हमको ये चीज पता है। क्या पता है, फर्टिलिटी रेट पता है। एग्जाम में बेसिकली क्या है, यही क्वेश्चन आएगा आपसे 3 नंबर में, 2 नंबर में परिभाषा पूछेंगे प्रजनन क्षमता क्या होती है और भारत की प्रजनन दर क्या है। सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, कठिन नहीं आएगा इसमें से। देखिए एक फॉर्मूला है जनरल फर्टिलिटी रेट, GFR। GFR मतलब क्या, सामान्य प्रजनन दर। सामान्य प्रजनन दर होती है बर्थ इन दी पीरियड ऑफ 0 to 49, मतलब जब तक आपकी जो प्रजनन दर है, मतलब कि जितने जन्म हुए, जन्म कौन से काल में, प्रजनन काल में, प्रजनन काल में जो भी जन्म हुए बटे कुल संख्या कितनी है, किसकी, प्रजनन करने वालों की, इंटू 1000। ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब कि प्रजनन काल में जितने भी लोग हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, वह अपॉन में आएगा, अब में आएगा कि उसने कितने बच्चों को जन्म दिया, जन्म इंटू प्रजनन काल। कई बार इसकी दर को क्या बोलते हैं, GFR, जनरल फर्टिलिटी रेट, है ना। कई बार इसको 1000 की तुलना से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो ये दिखाता है कि प्रति 1000 में एक महिला इतने बच्चों को जन्म दे रही है या इतने बच्चों को जन्म दिया जा रहा है ना। मिड ईयर पॉपुलेशन बाई वुमेन एज 15 से 50 लिखा है, या 15 से 49 होगा, जो भी होगा, है ना। बर्थ इन दी पीरियड ऑफ 0 to T टाइम, मतलब जितना उनका टर्म है उतने समय में उन्होंने कितने बच्चों को जन्म दिया, बटे कितनी उन लोगों की संख्या है, कितनी उन लोगों की संख्या इंटू 1000। 1000 क्या दिखाता है कि प्रति 1000 में एक महिला ने इतने बच्चे को जन्म दिया। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा आपका, GFR। GFR कहलाएगा। ऐसा ही होता है TFR। GFR हमने कहाँ से निकाला, GFR हमने निकाला था, GFR हमने निकाला था कि 1000 की जनसंख्या में, कुल जनसंख्या में से महिलाएं कितने बच्चे को जन्म दे रही हैं। अब हम TRF या TFR, अलग अलग जगह अलग अलग नाम मिलता है, कहीं कहीं TRF भी मिलता है, टोटल रेट ऑफ फर्टिलिटी।
टोटल रेट ऑफ फर्टिलिटी, TRF या TFR जो भी हो, तो ये कहलाता है जीवन काल में महिला द्वारा जन्म देने वाले बच्चों की औसत संख्या, कुल प्रजनन दर कहलाती है, टोटल रेट ऑफ फर्टिलिटी कहलाती है। औसत काल में महिला के द्वारा जन्म देने वाले बच्चों की औसत संख्या क्या कहलाती है, उसकी कुल प्रजनन दर कहलाती है। भारत की स्थिति अगर हम NFHS 5 के हिसाब से देखें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से देखें, तो TRF 2.0 है, 2.0 है हमारा। टोटल रेट ऑफ फर्टिलिटी कितना है, 2.0 है। UTRF मतलब क्या, अर्बन टोटल रेट ऑफ फर्टिलिटी, शहरी, शहर में स्थिति हो चुकी है 1.6 की, और ITRF रूरल में स्थिति 2.1 की है, और MP का TRF 2.0 है। हमने जो हमारी पॉपुलेशन पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, उसमें टारगेट रखा था कि TRF को 2.1 पर लाकर स्थिर करा देना है ना, कितने पर, 2.1 पर ला देना है TRF को, और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। और हमने हमारा टारगेट अचीव कर लिया है NFHS 5 के अकॉर्डिंग। भले ही इसका डेटा कम होता है, लेकिन एक मोटा मोटा आकलन तो लग ही गया कि TRF हम 2.0 पर ले आए हैं। UTRF हमारा बहुत बिलो चला गया है 1.6 पर, और ITRF हमारा 2.1 पर है, और MP का TRF 2.0 पर है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद अगर हम एक डिकेट के हिसाब से देखें, तो 1951 में टोटल रेट ऑफ फर्टिलिटी 6 था, सोचिए कितना हाई था, 6 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। 1981 में यह घटकर 4.5 हुआ। अब देखना कि धीरे धीरे हमारा टोटल रेट ऑफ फर्टिलिटी गिरता जा रहा है, और हम 2.0 पर आ चुके हैं, 2.0 पर आ चुके हैं। आप देखिए 1991 में कितना है, 3.6, मतलब एक महिला अपने जीवन काल में 3.6 बच्चों को जन्म दे रही है, मतलब 3.6 इन द सेंस कि ये पूरा एक गणती आकलन है, कि यानी इसको हम कर दें तो 10 महिलाएं 36 बच्चों को जन्म दे रही हैं, ऐसा मान सकते हैं ना। 10 महिलाएं 36 बच्चों को, 100 महिलाएं, ऐसा, समझ गए, ये आंकड़ा था। एक महिला 6 बच्चे को जन्म दे रही है, 4.5, 3.6, 3.04, अब धीरे धीरे गिरना शुरू हुआ। 2001 में 3.04, 2.62, 2.35, 2.33, 2.3, और हम 2.0 पर आ चुके हैं, यानी एक महिला औसतन अब जब 2 बच्चों को ही जन्म दे रही है, और हम हमारे टारगेट के बहुत पास आ चुके हैं। इससे कम अगर हम जाएंगे तो फिर वो हमारे लिए समस्या की बात हो जाएगी। चलिए, ये हो गया। अब प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, सिंपल से कारण हैं। शैक्षिक प्राप्ति, अगर आपको आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाती है, तो आप छोटे परिवार, सुखी परिवार की अवधारणा पे आ जाते हैं, तो आप कम बच्चे पैदा करने लग जाते हैं, है ना, सही बात है। जो अशिक्षित लोग हैं, उन लोग को ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है कि बच्चे भगवान की देन नहीं होते, बच्चों को उतना ही करना चाहिए जितना हम उनको पाल सके, है ना। आप जितने बच्चों का आप अच्छे से लालन पालन कर सके, उतने बच्चों को ही जन्म देना चाहिए। आर्थिक स्थितियाँ, अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है तो आप ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है तो आप कम बच्चे पैदा करते हैं, ये भी निर्धारित करती है। सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड, सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, कहीं कहीं पर परिवार नियोजन साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता, है ना, गर्भ निरोधक गोलियां नहीं खाई खाई जाती, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं खाई जाती हैं, कहीं कहीं पर ईश्वर भगवान को देन माना जाता है, तो वहाँ पर प्रजनन क्षमताएं ज़्यादा होंगी, है ना, जहाँ पर ऐसी रूढ़ियाँ होंगी वहाँ पर प्रजनन दर ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। पर्यावरणीय जलवायु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रजनन दर को। अगर आप हॉट क्लाइमेटिक जोन में रह रहे हैं, इंडिया जैसे सब ट्रॉपिकल, है ना, एरिया में रह रहे हैं, ट्रॉपिकल एरिया में रह रहे हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रह रहे हैं, तो महिलाओं की गर्भधारण की क्षमता जल्दी पैदा हो जाती है, और गर्भधारण की क्षमता अगर जल्दी है, बेबी केयर की, बेबी जल्दी कंसीव कर रही हैं चाइल्ड, है ना, जल्दी कंसीव कर रही हैं, तो उनके बच्चे ज़्यादा होंगे और उनकी प्रजनन क्षमता ज़्यादा होगी और प्रजनन दर भी अधिक होगी। पर्यावरणीय जलवायु, ठंडे देश में तो उतना नहीं होता, ठंडे देशों में इसीलिए आप देखते हैं प्राकृतिक रूप से, नेचुरली रूप से ही उनकी जनसंख्या बहुत धीरे धीरे से बढ़ती है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश आप देख लो, जितना भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, आप पाकिस्तान देख लो, भारत देख लो, बांग्लादेश देख लो, है ना, इधर ईरान पकड़ लो, श्रीलंका पकड़ लो, ये सब हैवी पॉपुलेटेड, चाइना देख लो नीचे वाला, है ना, सब हैवी पॉपुलेटेड साउथ ईस्ट एशिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु अच्छी है यार, जलवायु अच्छी रहती है तो बच्चे भी ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, महिलाओं की भी गर्भधारण की क्षमता जल्दी आ जाती है। ठीक है, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स ये भी है कि आपकी जनसांख्यिकी स्थिति क्या है, कई लोगों की संख्या कम होती है, तो कोई समुदाय है ना, उसकी जनसंख्या कम होती जा रही है, तो वो तो प्रमोट करेगा कि भैया प्रजनन दर ज्यादा रखो,
है ना, प्रजनन क्षमता बढ़ा दो, क्योंकि हम लोग संख्या में कम होते जा रहे हैं। तो ये भी चीज़ प्रभावित करती है। वैवाहिक अवधि भी प्रभावित करती है। अगर आपकी छोटी उम्र में शादी हो जाती है, मतलब कम उम्र में विवाह हो जाता है, एक सेकंड, हाँ, अगर कम उम्र में विवाह हो जाता है, कम उम्र में विवाह होता है, तो बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे। और उम्र की अगर बढ़ जाएगी, वैवाहिक उम्र बढ़ेगी, तो बच्चे कम पैदा होते हैं। ये भी सही बात है। मृत्यु दर का प्रभाव, मृत्यु दर कम हो जाती है या मृत्यु दर अधिक होती है तो प्रजनन दर ज्यादा होती है। पहले क्यों बढ़ी? 6 6 क्यों थी? 1951 में हमारी टीआरएफ कितनी थी? 6 थी। क्यों? क्योंकि तब हमारा डेथ रेट ज्यादा था, डेथ रेट अधिक था, क्योंकि बच्चे बच ही नहीं रहते। पैदा तो 6 हो रहे, बच कितने रहे हैं इसमें से? ये भी तो डाउट था ना। बच्चे तो पैदा 6 हुए, लेकिन बचे कितने ये भी नहीं पता, तो वो दिक्कत है। तो इसीलिए डेथ रेट ज्यादा, मतलब डेथ रेट ज्यादा होती है, तो बर्थ रेट भी ज्यादा होती है ना। बर्थ रेट मतलब प्रजनन दर भी ज्यादा होगी। डेथ रेट जैसे ही कम हुआ, मैंने कहा ठीक है, हेल्थ कंडीशन अच्छी आ गई, तो बर्थ ये तुम्हारी टीआरएफ भी कम होने लगा। तो ये वाला भी फैक्टर है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, आप लिखेंगे इनको विथ एग्जाम्पल्स लिखेंगे, कैसे इसमें लिखेंगे, मृत्यु दर का प्रभाव बताएंगे, वैवाहिक अवधि बताएंगे, ये बताएंगे, सब इनको एक्सप्लेन करना है। सिर्फ हेडिंग हेडिंग है ना, सिंपल सा नहीं लिख दे रहा है कि तुम लिख दो चले आओ। कोई गिरावट के कारण क्या है टीआरएफ में? टोटल रेट ऑफ फर्टिलिटी क्यों गिर गई? शिक्षा का प्रसार हुआ, गर्भ निरोधक आधुनिक तकनीक आ गई, अधिक उम्र में शादी होने लगी, महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना हो गया, महिलाएं अब कमाने लगी तो बच्चों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चों को कमाने भेजे। पुरुषों ने, महिलाओं ने नसबंदी को अपनाया, सरकारों द्वारा प्रोग्राम चलाए गए, है ना, नसबंदी कार्यक्रम, है ना, स्टरलाइजेशन स्टरलाइजेशन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम होने, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम शुरू होने लगे। और बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर जैसी भावनाएं आ गई कि दो बच्चों में कम से कम 2 या 3 साल का अंतर होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आना है, क्योंकि दोनों का विकास अच्छे से हो जाए, तो ये वाली चीज़ भी आ गई। अब पढ़ते हैं मृत्यु दर। दूसरा टॉपिक है आपका मोर्टेलिटी, मृत्यु दर। अब मृत्यु दर, अलग अलग प्रकार की मृत्यु दरें हैं। एक तो सामान्य मृत्यु दर, कितने लोग मरे, एक है बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, शोधित मृत्यु दर, क्रूड, है ना, अलग अलग प्रकार की मृत्यु दरें हैं। तो मृत्यु से क्या आशय है? मृत्यु का मतलब होता है, यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन के अनुसार, 1953 के अनुसार, कि जब जीवन से संबंधित समस्त समस्त साक्ष्यों का मिट जाना ही मृत्यु है। मतलब आपकी लाइफ से रिलेटेड जो भी एविडेंसेस है, जब वो मिट जाते हैं, तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है? मृत्यु बोला जाता है। मतलब आपके जिंदा रहने के जितने भी सबूत हैं वो सब खत्म हो गए, अब कुछ नहीं बचा। तो आपको क्या मान लिया जाएगा? कि आप मृत्यु को प्राप्त कर गए हैं, है ना। ऐसा कई बार निकलता है कि डॉक्यूमेंट में वो निपट चुका है, बाकी वो तो जिंदा है। तो क्यों? क्योंकि उसके जीवन से संबंधित सभी साक्ष्यों को मिटा दिया गया, उसके घर में कह दिया गया, उसके परिवार को पहचान नहीं, उसके आईडी सब खत्म कर दी गई, उसको वो कर दिया गया, तो वो मृत्यु मानी जाएगी। ये यूएन की परिभाषा है कि मृत्यु को इस प्रकार परिभाषित किया है कि मृत्यु जन्म के बाद किसी भी समय जीवन के सभी साक्ष्यों का स्थायी रूप से लुप्त हो जाना है। पुनर्जीवन की क्षमता के बिना जन्म के बाद महत्वपूर्ण कार्यों की समाप्ति, है ना। मतलब पुनर्जीवन की क्षमता के बिना जन्म के बाद महत्वपूर्ण कार्यों की जब समाप्ति हो जाए, आपकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हाइपोथेटिकली पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि आपको पुनर्जीवन होगा। आप लोग मानते होंगे तो होगा, बाकी अभी तक ऐसा मिला नहीं है ना। शांति देवी वाला केस जरूर मिला है, लुगदीबाई का केस जरूर है कि उनका पुनर्जीवन हुआ था, ऐसा बोला जाता है, मथुरा के पास। महात्मा गांधी ने भी उस केस पर चर्चा की थी, बहुत ट्रेंडिंग केस था वो, शांतिबाई लुगदीबाई करके केस है, वो देख लेना, वो पुनर्जीवन पर रिलेटेड है। तो पुनर्जीवन की क्षमता के बिना जन्म के बाद महत्वपूर्ण कार्यों की समाप्ति मृत्यु कहलाती है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु बाहुबली का डायलॉग है ना, मृत्यु क्या है? मृत्यु कि अपनी बाजुओं को तलवार बना लो, हाथों को हथियार बना लो, और मैं आज इस युद्ध समर पर लड़ने जा रहा हूँ। मृत्यु वो है कि जो सामने वाले दुश्मन को देखकर ना डरे, मैं मृत्यु से नहीं डरता। ये अच्छा डायलॉग है, आप देखना। तो वो वाली परिभाषा नहीं लिखनी है, परिभाषा यूएन के हिसाब से लिखनी है कि मृत्यु क्या है। मृत्यु मतलब क्या? मृत्यु जनता जन्म के बाद किसी भी समय जीवन के सभी साक्ष्यों को मिट जाना मृत्यु कहलाता है। अब कुछ परिभाषाएं हैं। क्रूड डेथ रेट है। क्रूड डेथ रेट मतलब क्या? सीडीआर। सीडीआर मतलब क्या? नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ईयर, मतलब एक साल में कितने लोगों की मृत्यु होती है, अपॉन पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, इनटू 1000,
है ना, 1000 का गुणा नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ईयर, एक वर्ष में जितनी मृत्यु हुई उनकी संख्या बटे पॉपुलेशन इनटू 1000, ये क्या कहलाएगी आपकी, ये CDR कहलाएगी, शोधित मृत्यु दर, क्रूड डेथ रेट। इससे हमको पता चलता है कि लोगों की कितनी मृत्यु हुई है प्रति 1000 में, ठीक है ना। एक आता है आपका MMR, मातृत्व मृत्यु दर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि 15 से 49 वर्ष की वो महिलाएं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है और उनके बच्चे के जन्म के 42 दिन तक, 42 दिन की अवधि में, 42 दिन की अवधि में होने वाली मृत्यु और कुल कितने जन्म हुए हैं, वो कुल कितनी महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया, कुल जन्म इंटू 1 लाख, प्रति 1 लाख में नापा जाता है, प्रति 1 लाख में, प्रति 1 लाख में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है और उसके बच्चे के जन्म देने के 42 दिनों के अंदर, 42 डेज के अंदर अंदर उनकी मृत्यु हुई है, वो अपॉन कितने बच्चों का जन्म हुआ है, कितनी माताओं ने बच्चों को जन्म दिया है, इंटू 1 लाख, प्रति 1 लाख, पर 1 लाख में ये नापा जाता है। तो इस दर को क्या बोलते हैं, मातृत्व मृत्यु दर बोलते हैं, MMR बोलते हैं। फिर से सुन लो, प्रति 1 लाख की आबादी में, प्रति 1 लाख की आबादी में शिशुओं को जन्म देने वाली, शिशुओं को जन्म देने वाली महिलाओं की मृत्यु की दर, जो गर्भावस्था, जो बच्चे को जन्म देने के प्रसव के पश्चात 42 दिनों के अंदर अंदर उनकी मृत्यु हुई है, को उनकी दर को क्या बोलते हैं, मातृत्व मृत्यु दर बोला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि 42 दिन की अवधि के दौरान हुई माताओं की मृत्यु अपॉन कुल जन्म दर, कुल या कुल जन्म या कुल प्रसव कराने वाली महिलाओं की संख्या इंटू 1 लाख, है ना, ये क्या कहलाएगा, इसका फॉर्मूला कहलाएगा। IMR क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब देखो दो चीजें होती है, एक होता है इन्फेंट, एक होता है न्यूनोटिकल, न्यूनोटिकल नवजात, ये है शिशु, एक होता है नवजात। इसको समझ लो, कैसे समझोगे, देखो समझाते हैं। हाँ देखो, 3 चीजें होती हैं, एक होता है शिशु, ठीक है, एक होता है नवजात, और फिर होते हैं बच्चे, है ना, चाइल्ड। नवजात यानी इंग्लिश में न्यूनोटिकल, 28 दिन से कम का बच्चा, ये नवजात कहलाता है। शिशु कहलाता है 1 साल से कम का बच्चा, 1 साल से कम का बच्चा क्या कहलाता है, शिशु कहलाता है। और 1 साल से बड़ा या 0 से 5 साल का बच्चा, मान लो 0 से 5 साल का बच्चा क्या कहलाएगा, आपका चाइल्ड कहलाएगा। बात समझ में आई, ये न्यूनोटिकल है, ये इन्फेंट है, ये चाइल्ड है। 0 से 5 साल का बच्चा चाइल्ड कहलाता है, ये आपका इन्फेंट कहलाता है, और ये न्यूनोटिकल कहलाता है। तीनों अंतर समझ में आया आपको। हाँ, तो अब इनकी मृत्यु अलग अलग होती है, ये होती है NNMR, ठीक है, ये होती है IMR, और ये होती है CMR, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और न्यूनोटिकल मोर्टेलिटी रेट, ये 3 अंतर होते हैं, NNMR, IMR और CMR। 3 अलग अलग प्रकार के डेटा निकाले जाते हैं। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। चलो फिर से आते हैं अपनी उसी पे। हाँ ठीक, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, द रेशियो, हाँ, the ratio of infant death registered in a given year to a total number of live birth registered in the same year, usually expressed in 1000 lives birth. Number of death of children less than 1 year of age in a year, मतलब 1 साल में 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत जो रजिस्टर्ड है 1 साल में, 1 साल में 1 साल से कम उम्र की बच्चों की मौत अपॉन द नंबर ऑफ
अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर इनटू 1000। प्रति 1000 में एक साल से कम उम्र की पिछले उसी वर्ष में जन्म लेने वाले मृत्यु को प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या बटे उसी वर्ष में बच्चों की जन्मे हुए बच्चों की कुल संख्या जो एक साल से कम उम्र की है इनटू 1000। ये क्या कहलाएगा? आपका IMR कहलाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाएगा। बात समझ में आई? एक साल में एक साल से कम उम्र की बच्चों की मृत्यु की संख्या बटे एक साल से कम उम्र के बच्चों की कुल संख्या जो जन्मे हैं रजिस्टर्ड हैं इनटू 1000, यह क्या कहलाएगी? आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाएगी। एक है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ये मैंने वही बताया कि एक साल में 28 दिन से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या बटे टोटल लाइफ बर्थ, कितने जिंदा बच्चे हैं, टोटल लिव बर्थ कितने बच्चे हैं, टोटल जितने जन्म हुआ इनटू 1000। पिछले वर्ष एक वर्ष में 28 दिन से कम उम्र की बच्चों की मृत्यु की संख्या और कुल जन्मे बच्चों की संख्या इनटू 1000 क्या निकालेगा? आपका NMR निकालेगा या NNMR के निकालेगा, न्यूनोटल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ। मातृत्व मृत्यु दर क्या है वही हमने बता चुके हैं। एक वर्ष में प्रति 1 लाख महिला में बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं में से बच्चों को प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या मातृत्व मृत्यु दर कहलाती है। महिलाओं देश में मृत्यु को प्राप्त करने वाली है ना, मृत्यु को प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या मातृत्व मृत्यु दर कहलाती है। इसकी गणना कब की जाती है? गर्भ खत्म होने से 42 दिनों के अंतर। अब देखो MMR में महिलाओं की गणना कब? बच्चों को जन्म देने से लेकर 42 दिन तक। ये इंपॉर्टेंट समझ लेना, बस इतना ही खेल होता है। शिशु किसको मानते हैं? इन्फेंट किसे मानते हैं? 1 साल से कम के बच्चे। नियोनेटल किसे मानते हैं? नवजात किसे मानते हैं? 28 दिन से कम के बच्चे, है ना। ये 3 चीजें याद करनी है बस। अब 2018 से 20 में इंडिया में MMR कितना था? 97 था, लेकिन सबसे शर्मनाक स्थिति मध्य प्रदेश की थी। मध्य प्रदेश में MMR कितना था? 173, बहुत सबसे ज़्यादा है ये पूरे इंडिया में। तो ये बहुत बेकार स्थिति है, ये मतलब हार्ट वार्मिंग स्थिति तो नहीं है, ये शर्मनाक स्थिति है ना। हमने एक टास्क फोर्स बनाई थी, हमने जितने भी हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, शमिका रवि की अध्यक्षता में, शमिका रवि है ना, शमिका रवि आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर में। एक टास्क फोर्स का गठन किया था कि जितने भी हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, जितने भी हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स गिरे हुए हैं, देखो हम एनीमिया को पोषण में हम सबसे ज़्यादा हैं, मातृत्व मृत्यु दर में सबसे ज़्यादा है, बच्चों की मृत्यु में सबसे ज़्यादा है, सारे हेल्थ इंडिकेटर्स में हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। तो उसमें हमारी कैसे सुधार हो, तो हमने शविका रवि की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई है जो हमको बताएगा कि हमें क्या मेजर्स करनी है, क्या कदम उठाने हैं। ठीक है ना, तो एक टास्क फोर्स का गठन किया है, तो ये हमको आगे जाकर बताएगा कि क्या हमको करना चाहिए। अब मृत्यु दर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिफरेंशियल मोर्टेलिटी, मतलब अलग अलग वर्गों में मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के क्या कारण होते हैं, है ना। तो एक एज संबंधी कारण होता है, एक सेक्स संबंधी कारण होता है। एज संबंधी कारण के जैसे जैसे आप बुढ़ापे को प्राप्त करते जाएंगे आपकी मृत्यु होना तय है ना, वो तो आपके शरीर की कार्य क्षमताएं कम हो जाती हैं, तो वो मृत्यु। दूसरा लिंग संबंधी, सेक्स संबंधी भी होती है कि आप महिलाएं हैं तो महिलाओं की मृत्यु दर एक समय तक ज़्यादा होती है क्योंकि उन्हें प्रसव पीड़ा का सामना करना पड़ता है, पोषण का सामना नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो इस वजह से। जबकि पुरुषों में अप्राकृतिक कारणों से होती है, हार्ट अटैक आ गया, शुगर हो गया, BP हो गया, इस वजह से मृत्यु ज़्यादा होती है। दूसरा कारण ये है। जाति ये भी होता है कि किसी जाति, कोई जाति, मान लो कि पुराने काल में राजपूत क्षत्रियों की मृत्यु दर अधिक थी। क्यों अधिक थी? क्योंकि वह युद्धों में लड़ते थे, है ना, युद्ध में मरना उनका वो था, तो वो चीज़ होता था, तो वजह से मृत्यु ज़्यादा हो रही थी। ये भी एक कारण था। अभी भी कारण है, कई जातियाँ ऐसे काम करती हैं, जैसे कोई कोयले की खदानों में काम करता है तो वहाँ पर ऐसी वाली चीज़। जियोग्राफिकल वेरिएशन, रीजनल डिस्पैरिटी अक्रॉस स्टेट, है ना, क्षेत्रीय विषमता है तो वहाँ पर मृत्यु दरों में भी अंतर पाया जाएगा।
मान लो कोई पिछड़े इलाके में वहाँ स्वास्थ्य संबंधी खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं होती है तो वहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा होगी। वहाँ पर बाढ़ आती रहती है, प्राकृतिक आपदाएं होती रहती है, भूकंप हो गया, केमिकल फैक्ट्री का रिसाव हो गया, ऐसी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा होगी। ये वाली चीज़। व्यवहार का प्रभाव, ऑक्यूपेशनल, मतलब आपके व्यवहार कैसे हैं, दैनिक जीवन संबंधी। अगर आप स्वस्थ जीवन का प्रयोग करते हैं, स्वस्थ लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं तो आप अच्छे ज़्यादा जिएंगे। अगर आप खराब लाइफ स्टाइल का प्रयोग करते हैं तो आप कम जिएंगे। इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियर, वही लाइफ स्टाइल का हो गया। लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया, भारत में मृत्यु के सबसे बड़े कारण क्या है? एज पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अनुसार से भारत में मृत्यु दर के मुख्यतः कारण क्या है? मृत्यु दर के मुख्य कारण क्या? नंबर पहला, कार्डियो वेस्कुलर डिसीजेस, मतलब हृदय रोग। सबसे ज्यादा मृत्यु होती है भारत में हृदय रोग के कारण। 28.9% मृत्यु काहे के कारण हो रही है? हृदय रोग के कारण, हार्ट डिसीज के कारण। सोचो कितनी बड़ी समस्या हो चुकी है हार्ट डिसीज कि 28.9% लोगों की मृत्यु हृदय रोग के कारण हो रही है। दूसरी होती है श्वसन और फुफ्फुसी रोग, रेस्पिरेटरी एंड पल्मोनरी डिसीजेस। इसके कारण ही लगभग 13.5% लोगों की मृत्यु हो जाती है। तीसरे नंबर पे है डायबिटीज, बिल्कुल हल्के में मत लेना इस बीमारी को। 8.2% लोगों की मृत्यु डायबिटीज के कारण होती है। वैसे लोग अपनी मौत को प्राप्त करते हैं लेकिन उनमें भी क्या कारण होते हैं? सबसे ज्यादा कारण निकल कर सामने आया कार्डियक अरेस्ट, मतलब हृदयाघात, हार्ट अटैक। ये भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। असंक्रामक रोग है हार्ट अटैक, श्वसन फुफ्फुसी रोग ये भी, और मधुमेह। इन तीन रोगों से भारत में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। अब अगला है आपका आयु लिंग संरचना या आयु संरचना। आयु संरचना क्या? आयु संरचना से आशय किसी देश की जनसंख्या में विभिन्न आयु समूह जैसे बच्चे, वयस्क, युवा, प्रौढ़ तथा लोगों की संख्या से, मतलब एज स्ट्रक्चर कैसा है आपका? एज स्ट्रक्चर, एज कंपोजिशन क्या है कि आपके देश में, मान लो आपके देश में 100 लोग रहते हैं, है ना? इन 100 लोगों में 52 मेल हैं, 48 फीमेल हैं, तो ये पुरुष महिला का कंपोजिशन हो गया। इन्हीं 100 लोगों में 30 आपके पास 60+ लोग हैं, 35 आपके पास 18 से 60 वर्ष के लोग हैं, 35 नहीं 40, 45, है ना? और रिमेन कितने बचे? 25 आपके पास अंडर 18 है। ये हो गया। तो इसमें बुजुर्ग लोग कितने हुए? 30, युवा कितने हुए? 45, और बच्चे कितने हुए? 25। तो यानी ये कैसा देश माना जाएगा? एक युवा देश माना जाएगा, है ना? युवा देश माना जाएगा। महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या ज्यादा है ना? अब इसी में कर दो कि 100 ही लोगों में से 30 लोगों को हार्ट संबंधी डिसीजेस है, 10 लोगों को आपकी उससे डिसीज है, तो ये उसका वो बन जाएगा कि कैसी आपकी हेल्थ इंडिकेटर्स है ना? तो ये क्या कहलाएगी पूरी? ये कहलाएगी इसकी आयु संरचना, है ना? इसका एज वो बनाएगा, एज स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये वाले इंडिकेटर हटा दो तो एज स्ट्रक्चर कहलाएगा कि उसमें बच्चे, वयस्क, युवा, प्रौढ़, महिलाएं कितने हैं, है ना? इन लोगों की संख्या, विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या क्या है, ये कहलाएगी। अब आयु संरचना को समझने के लिए 3 अलग कंसेप्ट होते हैं। एक आयु वर्ग, एज क्लास, एक होता है एज पिरामिड, आयु पिरामिड, एक होता है एज इंडिकेटर, आयु सूचकांक। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? एज क्लास, एज पिरामिड और एज इंडिकेटर। ठीक है? इससे हमको समझ में आता है उस देश की, उस देश में कैसी आयु संरचना है ना? कि देश युवा है कि देश वृद्ध हो जा रहा है। पढ़ा हुआ कई बार अखबारों में कि भारत एक युवा देश है। तो क्यों है युवा देश? उसमें पता चलता है कि भारत की अधिकांश आबादी आज युवा है। अब वो कैसे पता चलती है? आयु पिरामिड से, आयु वर्ग से, हेल्थ इंडिकेटर से, है ना? जापान वृद्ध होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी मैक्सिमम आबादी जो हो चुकी है वो वृद्ध हो चुकी है, और उनकी जो फर्टिलिटी रेट है वो कम होती जा रही है, धीरे धीरे गिरती जा रही है। वो प्रोत्साहन देते हैं, कहते हैं भैया बच्चे पैदा करो, तुम बच्चे पैदा करोगे तभी तो हम युवा देश बनेंगे, है ना? वो कहते हैं बच्चे पैदा करो। 2 सेकंड का ब्रेक लेते हैं।
चलिए, है ना। तो एज सेक्स कंपोजिशन आपको समझ में आया कि कैसे हमको आयु संरचना के बारे में पता चलेगा, कैसे भी हम किसी देश को युवा, प्रौढ़, बुजुर्ग कह सकते हैं। इंडिया के केस में भी समझ में आया आपको, और दूसरे देशों के केस में भी आएगा। चलो चलते हैं, सबसे पहले एज सेक्स कंपोजिशन दिखाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड क्या होता है? जनसंख्या पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसका उपयोग जनसांख्यिकी में से, टोटल डेमोग्राफी में से जनसंख्या के आयु और लिंग वितरण को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। देखो कैसे बनाया जाता है ये, पहले समझ लो क्या है कि एक सबसे पहले एज और सेक्स को दिखाता है, और एज और सेक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। जहाँ एक तरफ आमतौर पर बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड में पुरुषों का प्रतिनिधित्व दिखाया जाता है, और दूसरी तरफ आमतौर पर राइट साइड पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिखाया जाता है। देखिए ये कैसे बनाया जाता है, ये ऐसे बनाया जाता है। एज सेक्स कंपोजिशन कैसे बनाते हैं पिरामिड, देखिए। हाँ, ये हमने खंबा बना दिया, ठीक, पिलर ये बना दिया। यहाँ पे लिखते हैं मेल, यहाँ पे होता है फीमेल, ठीक। ये एज है 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10 नहीं छोड़ो, और लंबा करते हैं इसको। 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है ना। ये एज ग्रुप है ना। यहाँ पर एज वाले लोग हैं, कितनी एज के लोग कहते हैं? 20, 40, 60, 80, 100, ठीक। और यहाँ पर हमने लिखी आबादी, पॉपुलेशन। ये एज वाला है पूरा खंबा, और ये कहलाएगा क्या? पॉपुलेशन वाला। तो ये वाली लाइन चली आ रही है ना। यहाँ पर मेल है, यहाँ पर फीमेल है। ये यहाँ तक होती है 1 करोड़, यहाँ तक होती है 2 करोड़, यहाँ तक होती है 3 करोड़, 4, 5 करोड़, मान लो इतना है ना, 5 करोड़ तक जा रही है। ऐसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। अब मान लो 20 साल की उम्र की बच्चों की आबादी है यहाँ पर इतनी, कितनी? 2.5 करोड़। तो ये 2.5 हो गया, है ना। इसके बाद 20 से 40 साल के लोगों की कितनी है इनके पास? पुरुषों की संख्या इतनी। अब 40 से 60 के लोगों की संख्या इनके पास 2 करोड़ पुरुषों की संख्या, ठीक। और 60 से 80 के लोगों की संख्या इनके पास 1 करोड़, और 80 से 100 की संख्या है 50 लाख, ठीक है ना। ऐसी महिलाओं में अगर पुरुषों की संख्या इनके पास कितनी है? 2.5 करोड़ है, तो महिलाओं की संख्या इनके पास कितनी है? इतनी ही लगभग। पुरुषों की संख्या इनके पास कितनी है 40 से 60 के लोगों की? ठीक है ना, ये ऐसे बना दो, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है? फीमेल्स, ठीक है ना। तो हमने ये बना दिया क्या? एज सेक्स पिरामिड, है ना। ये हमने पिरामिड बना दिया। तो यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, है ना। ये है 1, 2, 3, 4, 5। तो अब देखो 20 साल तक के लोगों की संख्या कितनी है? पुरुषों की संख्या कितनी है? 2 और 3 के भी 2.5 करोड़, और महिलाओं की संख्या कितनी है 20 साल से कम? 2.1, ये 2.1 करोड़, है ना। बच्चों की संख्या 20 से 40 के लोगों की संख्या कितनी है? 3.5 करोड़। ये कितना निकला? 3.5 करोड़। महिलाओं की संख्या कितनी निकली? 2.5 करोड़। तो ये समझ में आ रहा है हमको, एज सेक्स कंफ्यूजन, महिलाएं भी समझ में आ रही हैं, पुरुष भी समझ में आ रहे हैं, और ये एक पिरामिड सा बना आ रहा है। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि कैसे लोगों की संख्या ज़्यादा है, कैसे लोगों की संख्या कम है।
तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जनरली मेल को लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में हमेशा फीमेल को लिखा जाता है, और इस तरीके से बनाया जाता है। आप ये कुछ भी लगा सकते हो अपने हिसाब से, और हर देश का ये अलग अलग होता है। आपसे पेपर में नहीं पूछेंगे कि इंडिया का एज पिरामिड बना के दिखाइए, पूछ ले तो तैयार भी कर लेना, ठीक है ना, गूगल में मिल जाएगा। आज समझ में आया पॉपुलेशन पिरामिड क्या है। अब एज स्ट्रक्चर, एज स्ट्रक्चर क्या, आयु संरचना, मतलब आयु संरचना कैसे कहते हैं, आयु वितरण के रूप में, एज डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। विभिन्न आयु समूहों को विभाजित कर जनसंख्या के अनुपात को संदर्भित करता है। यह वितरण जनसंख्या की एक मौलिक विशेषता है जो समाज में बताता है। जैसे कि ऐसा बांट दो, 0 से 18 वर्ष, 18 से 49 वर्ष, 49 से 65 वर्ष, और 65 प्लस, ये आयु संरचना है। इस तरीके से हमने जनसंख्या को बांट दिया, 0 से 18, 18 से 49, 49 से 65, और 65 प्लस। इसमें कितने लोग हैं, इसमें कितने लोग हैं, इसमें कितने लोग हैं, और इसमें कितने लोग हैं। तो ये क्या दिखाएगा, उस देश का एज स्ट्रक्चर दिखाएगा, यानी जनसंख्या को विभिन्न आयु के हिसाब से बांट देना और उसको व्यवस्थित करके पता लगा लेना। तो ये क्या कहलाएगा, आपका एज स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये बात समझ में आई। ये किसी भी डेमोग्राफी में बताती है कितनी युवा आबादी है, कितनी आपकी कम आबादी है, वो सब चीजें दिखाता है। अब आयु संरचना जो होती है, एज स्ट्रक्चर जो होता है, वह सामाजिक कार्य प्रणाली के कई पहलुओं को प्रभावित करती है ना। सोशल जितनी वर्कफोर्स होती है कई पहलुओं को प्रभावित करती है। जैसे आयु संरचना में मान लो आपके पास युवा आबादी बहुत ज्यादा है, युवा आबादी ज्यादा है ना। एज स्ट्रक्चर में आपको दिख गया कि युवा आबादी ज्यादा है, तो युवा आबादी ज्यादा होने से आपको क्या समझ में आएगा, तो आप इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। आप इकोनॉमिकली क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। आपकी सोसाइटी में इनोवेशन होंगे, रूढ़ियाँ समाप्त हो जाएंगी, प्लानिंग बहुत ही तीव्र गति से होगी, और जनसंख्या वृद्धि भी कैसी होगी, रैपिड होगी। लेकिन अगर आपकी इसमें बुजुर्ग आबादी है ना, मान लो बुजुर्ग आबादी है, तो इकोनॉमिकली ग्रो थोड़ी सी कम हो जाएगी, जैसे कि जापान। सोशल कैसा होगा, इनोवेशन कम होंगे, इनोवेशन नहीं होंगे, रूढ़ियाँ ज्यादा होने लगेंगी, नीति नियोजन में स्लोनेस आ जाएगी, जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी गति से होगी, है ना। इसलिए तो मोदी जी कहते हैं कि भारत आगे बढ़ेगा, भारत 2047 तक विकसित होगा। क्यों होगा, क्यों, जिस देश में सबसे ज्यादा युवा अगर रह रहे हैं तो युवा ही उस देश को आगे बढ़ा ले जाएंगे, क्योंकि वो काम करेंगे, कार्यशील युवा रहेंगे ना। तो कार्यशील युवा कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, और हर लोग अगर काम करेंगे तो देश तो विकसित होगा ही। तो इस दम पर, जनसंख्या की दम पर ही हम विकसित होने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो हमारा बोझ नहीं, वो हमारी पावर है। जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या हमारा बोझ नहीं है, अब हमारी शक्ति है, हमारी पावर है। अब एक और होता है एडीआर। एडीआर मतलब क्या, डिपेंडेंसी रेशियो, आयु निर्भरता अनुपात। ये एक और कंसेप्ट है। क्या कहलाता है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट ऑन नॉन वर्किंग एज ग्रुप अपॉन पॉपुलेशन 15 से वर्किंग ग्रुप। मतलब जो नॉन वर्किंग ग्रुप है, नॉन वर्किंग ग्रुप मतलब अनुत्पादक वर्ग बटे उत्पादक वर्ग, वर्किंग ग्रुप जो काम कर रहा है, इनटू, है ना, मतलब इनटू नहीं, जो आपके बिना काम करने वाले लोग हैं वो, और जो कुल काम कर रहे हैं वो, उनके अनुपात को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी रेशियो बोलते हैं। उनके अनुपात को क्या बोलते हैं, निर्भरता अनुपात बोलते हैं। मतलब आपकी अर्थव्यवस्था में अगर आश्रित वर्ग की संख्या कम और कार्यशील वर्गों की संख्या ज्यादा है तो आपका डिपेंडेंसी रेशियो कम होगा, है ना। यानी सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आश्रित वर्गों की संख्या ज्यादा और आश्रित वर्गों की संख्या ज्यादा और कार्यशील वर्गों की संख्या कम होगी, तो आपका डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाएगा, आपका इकोनॉमिक बर्डन बढ़ जाएगा, आप देश प्रगति नहीं करेगा। तो डिपेंडेंसी रेशियो हमेशा कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। और ये अलग अलग होता है, चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो, ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो, और टोटल डिपेंडेंसी रेशियो। टोटल डिपेंडेंसी रेशियो क्या, पॉपुलेशन जो 0 से 14 वर्ष के, ये भी आश्रित होते हैं अपने पिता पर, माता पर, परिवार पर, और
पॉपुलेशन जो 65 से ज़्यादा हो जाती है, 64 से ज़्यादा, 65 से ज़्यादा, वो भी डिपेंडेंट होती है अपनी फैमिली पर, तो वो कहलाएगी अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 से 64 इंटू 100। तो ये क्या कहलाएगा आपका टोटल डिपेंडेंसी रेशियो, TDR। CDR क्या होता है, चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो, पॉपुलेशन ऑफ 0 से 14 बटे वर्किंग एज, मतलब 15 से 64 इंटू 100। और ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन जो 64 से कम है, वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 से 64 इंटू 100, ये कहलाती है आपकी ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो। दो डिपेंडेंसी रेशियो हो गई आपकी, टोटल एज वाली, चाइल्ड CDR वाली और ODR वाली, ठीक है ना। तो ये बच्चे कितने निर्भर हैं कार्यशील जनसंख्या पर, बुजुर्ग आदमी कितने कार्यशील आबादी पर निर्भर है, और कुल कितनी आबादी कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर है, इन सब के अनुपात को बोलते हैं। तो ये भी आपकी एक एज स्ट्रक्चर को दिखाता है। एक है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या होती है, जीवन प्रत्याशा किसी व्यक्ति के औसत जीवन काल का सांख्यिकी माप, मतलब कोई व्यक्ति कितने साल तक जीवित रहता है ना, औसतन वह व्यक्ति कितने साल तक जिएगा, वह उसकी क्या कहलाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है, जो उसके जन्म के वर्ष, उसकी वर्तमान आयु, लिंग सहित अन्य जनसांख्यिकी कारकों पर आधारित होता है। यानी आप की जीवन प्रत्याशा आपकी स्वास्थ्य पर, आपकी शारीरिक दशाओं पर, आपके सेक्स पर, आपकी जन्म स्थान पर, है ना, आपके खाने पीने पर, आपके व्यवहार पर, इस सब पर निर्भर करेगी। अगर सब अच्छा है तो आपकी, और स्वास्थ्य कारणों पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर, है ना, ये भी चीज़ें हैं, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, मतलब आप कितने साल तक जी रहे हैं। एक और लिखा हुआ उसमें टर्म मोबिलिटी, रुग्णता। रुग्णता क्या होती है, रुग्णता मतलब बीमार होने की अवस्था, द स्टेट ऑफ बीइंग इल, है ना। अगर आप बीमार हैं और बीमार होने की अवस्था क्या कहलाएगी, रुग्णता कहलाएगी। किसी व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य में कोई भी विकृति आ जाए और विभिन्न कारणों से व्यक्ति का रोग ग्रसित होना क्या कहलाता है, रुग्णता कहलाता है। मतलब कोई व्यक्ति, उसको मेंटली या फिजिकली कोई भी विकृति आ जाए, है ना, कुछ भी वो आ जाए, डिटोरिएशन, जो कुछ भी बोलते हैं, डिटोरिएशन वो आ जाए, विकृति आ जाए, वह क्या कहलाएगी, उसकी मोबिलिटी कहलाएगी, रुग्णता कहलाएगी। और विभिन्न कारणों से व्यक्ति का रोग ग्रसित होना क्या कहलाता है, रुग्णता कहलाता है। ये दोनों जो परिभाषाएं कोई भी आप लिख सकते हो। रुग्णता क्या, बीमार होने की अवस्था, किसी भी कारणों से व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में कोई भी विकृति आ जाए तो यह क्या कहलाएगी, उसकी रुग्णता कहलाएगी। विभिन्न कारणों से शारीरिक स्थिति का खराब होना, व्यक्ति का रोग ग्रसित होना, रुग्णता कहलाता है। रुग्णता और डेथ रेट में क्या अंतर है, ये देख लो। मृत्यु दर क्या है, मृत्यु की स्थिति, मतलब जन्म संबंधी समस्त साक्ष्यों का मिट जाना, ऑल द एविडेंसेस ऑफ लाइफ रिलेटेड, जब एरेज हो जाते हैं, मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं, तो वह क्या कहलाता है, मृत्यु कहलाता है। जबकि रुग्णता क्या है, अस्वस्थ होने की स्थिति है, अनहेल्दी होने की स्थिति है। मृत्यु दर मरने वालों की संख्या बताती है, और रुग्णता जनसंख्या में बीमारी की संख्या बताती है। मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, जन्म मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर के आधार पर आकलन होता है। रुग्णता का आकलन कैसे होता है, कोई बीमारी से शारीरिक और मानसिक कितनी बीमारियां हुई हैं उनके आकलन से होता है, किसी दर से नहीं होता। 1000 पर मरने वालों की संख्या होती है मृत्यु दर, और 100 स्कोरिंग सिस्टम के द्वारा इसकी गणना की जाती है। 100 स्कोरिंग सिस्टम, ठीक, इसके द्वारा किसकी गणना की जाती है, रुग्णता की गणना की जाती है। मृत्यु दर रुग्णता का परिणाम होता है, अगर आप ज्यादा बीमार होते हैं तभी आपका राम नाम सत्य होता है। मृत्यु दर क्या है, रुग्णता का परिणाम है, और रुग्णता क्या है, रोगों का परिणाम है। बहुत सारे रोग हो जाए तो ही आप रुग्ण होंगे, तो ही आप बीमार होंगे, है ना। तो बहुत सारे रोगों का परिणाम क्या है, रुग्णता है, और रुग्णता का परिणाम क्या है, मृत्यु है। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, रोगों की परिणति, रुग्णता, मोर्बिलिटी, और मोर्बिलिटी से क्या, मृत्यु, है। तो ये एक चेन रिएक्शन है, रोग, रोग से रुग्णता, और रुग्णता से मृत्यु, तो ये इनमें संबंध है, डिसीज, मोर्बिलिटी एंड डेथ, ये एक चेन रिएक्शन है। तो इसलिए रोगों से बचो, है ना, तभी आप मृत्यु से रिवर्स नहीं होता, ये एक दिशा है, मृत्यु से रुग्णता और रुग्णता से रोग नहीं होंगे, है ना, रिवर्स नहीं होता, ये वन डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल है। चलिए, अब इन सब के सरकारी पहले क्या है, तो वही पहल है, संवैधानिक पहल क्या, DPSP में लोक स्वास्थ्य की आर्टिकल है, स्वास्थ्य की दशाएं उपलब्ध कराएंगे, काम उपलब्ध कराएंगे, है ना, ये सब चीजें हैं। वैधानिक पहल क्या, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आर्टिकल 21 उसमें आएगा, है ना।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो गया, मातृत्व सुरक्षा अधिनियम, ये सब हो गए। योजनागत पहले तो बहुत सारी हैं, आयुष्मान भारत, है ना, और पीडीएस, और सुमन, और जननी सुरक्षा कार्यक्रम, है ना, बहुत सारे कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मंगला कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। नीतिगत पहल क्या है? स्वास्थ्य नीतियाँ 1983 और 2017, दो स्वास्थ्य नीतियाँ आई ना ये। तो ये सब आपको लिख देना है। संवैधानिक पहल कौन कौन सी है, वैधानिक पहल कौन कौन सी है, योजनागत पहल कौन कौन सी है, नीतिगत पहल कौन कौन सी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी 4th यूनिट समाप्त होती है ना। 4th यूनिट समाप्त होती है। आप हमारे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ऐसे ही शेयर करते रहेंगे तो हम आपको नए नए कंटेंट और नए नए वीडियो और भी आपकी डिमांड पर जो भी वीडियो होंगे वो सब आपको चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।